धर्म अध्यात्म की नगरी प्रयागराज, जहाँ के कण कण में धर्म है, जहाँ की हवाओं में भी धार्मिकता बहती है। गंगा, यमुना एवं सरस्वती, इन तीन पवित्र नदियों का संगम है प्रयागराज। प्रयाग, जिसका अर्थ है यज्ञ की पवित्र भूमि। यहाँ हर वर्ष माघ मेला, तीसरे एवं छठे वर्ष अर्धकुंभ एवं प्रत्येक 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। 2019 के अर्धकुंभ में यहाँ पे कुछ 240 मिलियन यानी कि 24 करोड़ से भी ज्यादा लोग संगम पे स्नान करने के लिए आए थे, और इसी वजह से यूनेस्को ने यहाँ के कुंभ मेले को इंटेंजिबल कल्चर ऑफ हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया है। आइए चलिए मेरे साथ, अब मैं आप सभी को प्रयागराज द संगम सिटी के बहुत ही प्यारे से सफर पे ले चलता हूँ। हेलो जी, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू द 30 डेज इन यूपी सीरीज। जैसा कि आपने देखा कि हम सबसे पहले गए वाराणसी से गए हम मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर से अब आ गए हैं हम प्रयागराज द संगम सिटी, जहाँ पे यमुना, गंगा, सरस्वती का संगम होता है। सबसे ज़्यादा होली सिटी है ये इंडिया की, क्योंकि प्रयागराज का संगम उन 4 स्थानों में से एक स्थान है जहां पर समुद्र मंथन के बाद अमृत की बूंद छलक के गिरी थी, और इसी वजह से प्रयागराज का ये संगम सभी संगमों में सर्वश्रेष्ठ संगम माना जाता है। तो फिलहाल हम पहुंचे यहाँ पे। अगर आप इधर साइड जाएंगे तो राम घाट आएगा, गंगा मैया का किनारा, और अगर हम इधर वाले रास्ते पे जाएंगे तो संगम आएगा। एक्चुअली ऑटो वाले ने हमको काफ़ी पहले उतार दिया था, बिकॉज आज ना एयरफोर्स डे है, तो आज ना एशिया का सबसे बड़ा एयर शो प्रयागराज में होने वाला है। भाई कोइंसिडेंस देखो कि आज ही के दिन हम प्रयागराज में, जब एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। और उस एयर शो का स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पे पहले ही आ चुका है, जिसको आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। पर अभी के लिए चलिए संगम चलते हैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में। यहाँ पर अभी हनुमान जी के भी दर्शन करेंगे। तो अगर आप भी आएंगे ना संगम, तो रास्ते में पड़ेंगे हनुमान जी, पर हमने सोचा कि पहले संगम में स्नान करेंगे, फिर आके हनुमान जी के दर्शन करेंगे। यार जैसे जैसे संगम की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे ही वैसे मन बिल्कुल शांत सा होता जा रहा था। शरीर के अंदर एक अलग सी ही ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। तो भैया जी फाइनली पहुंच चुके हैं संगम पे। मतलब संगम यहाँ से थोड़ा दूर है। यहाँ पे आपको सारी बोट्स वोट्स मिलती हैं संगम तक जाने के लिए। अगर आप पूरी नाव बुक करके जाएंगे तो वही आपके 1000 से 1500 रुपये पड़ेंगे, और अगर आप एक सवारी को लेके जाएंगे तो बता रहे हैं 300 रुपये। 150 रुपये ले जाना, 150 रुपये वापस लेके आना, 300 रुपये। और अभी बात कर रहे हैं, देखते हैं थोड़ा सा सस्ता कराएंगे यार, फिर जाएंगे संगम पे स्नान करने के लिए। A few moments later. तो फाइनली काफ़ी देर बात करने के बाद 250 रुपये में बात डन हुई है। 250 रुपये में जाएंगे भी, स्नान करके आएंगे भी। चलो भैया चलते हैं बोट में फाइनली। भैया जी फाइनली बोट पे आ चुके हैं, और अभी बस कुछ ही देर में चलेंगे संगम पे। भैया आप जब कभी संगम आएंगे, आपको ना बार्गेनिंग स्किल्स में मतलब बिल्कुल टॉप करना होगा, तभी आप यहाँ पे बार्गेन कर पाएंगे। बिकॉज भैया बहुत ही ज़्यादा रेट चलते हैं यहाँ पे महंगे। आपको ना काफ़ी सारे नाव वालों से बात करनी होगी, उसके बाद कोई एक नाव फाइनल करनी होगी। अभी जो थाना नाव वाला हमारा, वो 250 में मान गया था, लेकिन बैठ गया तब बता रहा भैया 300, भैया 300। लेकिन हम लोग अड़े रहे 250 ही देंगे। तो मतलब हाँ, आपको बार्गेन अच्छे से करना होगा, तभी आपको सही में बोट मिलेगी रीज़नेबल प्राइस में। वरना भाई यहाँ तो प्राइस बहुत ज़्यादा बताते। जब आए थे ना तब बता रहे थे 600 रुपये पर पर्सन। इसलिए भैया बार्गेन ज़रूर करना है यहाँ पे। फाइनली भैया हमको जैकेट मिल चुकी है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज तैरना तो आता नहीं, और यहाँ पे रूल भी है, जब तक जैकेट नहीं मिलेगी तब तक नाव शुरू नहीं होगी। एंड अब फाइनली हमारी नाव चलना शुरू हो चुकी है। अब चलो भैया चलते हैं संगम पे और नहाते हैं। यार वाकई में मैं सच बताऊँ, अपनी ये जो 30 डेज़ इन यूपी वाली ट्रिप है ना, इसमें मेरे को जितना यूपी घूमने को मिल रहा है, शायद ही मैं इतना कभी घूम पाता।
भाई बड़ी अच्छी अपनी ट्रिप जा रही है भाई। सारे तीर्थ सब कुछ दर्शन मेरे को छोटी उम्र में हो रहे हैं। सच में मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ यार। और ये सब जो मैं इतनी फ्रीडम से कर पा रहा हूँ ना, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हो रहा है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से एक लाइक कर दें और नीचे एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ दें। बाकी चलिए अब ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे लेते हुए चलते हैं संगम की ओर। I regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. I know that summer was a big mistake. I just hope that we're still okay. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want. भाई फाइनली पहुँच गए जहाँ पे जो है गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया का संगम होता है। जिससे हम लोग आए हैं ना, इधर से ये है गंगा मैया, उधर साइड से आ रही है यमुना मैया, यही है संगम। चलो भैया चल के नहाते हैं। और भाग्य हमारा जो यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बना हुआ है स्नान करने के लिए पूरा प्लेटफॉर्म, इसी में स्नान करना होता है। ये बढ़िया यहाँ पे तख्ता डाल रखा है स्नान करने के लिए, लेकिन यहाँ आके 20-20 रुपए और पड़े हैं यहाँ पे नहाने के लिए। तो जल्दी से यहाँ पर अपने कपड़े उतार कर बहुत ही ज्यादा डरते हुए और धीरे धीरे संगम के पवित्र जल में यहाँ की रस्सी पकड़ के धीरे धीरे उतरने लगता हूँ। बिकॉज मेरे को ना बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कहीं सीधे डायरेक्ट नीचे ना चला जाऊं। लेकिन हाँ, नीचे एक तख्ता पड़ा हुआ था जो कि रस्सियों और बल्लियों से बंधा हुआ था। तो जैसे ही आप इस पे खड़े होते हैं तो वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है और रस्सियों में बंधे होने की वजह से आप एक बढ़िया प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाते हैं। और अब इसी में खड़े होके हमको स्नान करना है। गंगे मैया की जय। जय गंगा मैया की। फाइनली भैया गंगा मैया में स्नान हो गया संगम पे। आनंदोचित हो गया हूँ हम। हाँ, इसे पहन लीजिए। बाकी हम एक बाबा मिले हैं जो कि हमारे पड़ोस के शहर सीतापुर के हैं। पहली बार संगम नहाने आए और एयर शो देखने आए। जहाँ पे एयर शो है ना, तो बाबा से भी काफी गुफ्तगू हुई हमारी इस समय में। और यहाँ से वापस लौटते समय बाबा मुझसे मेरे बारे में पूछते हैं कि यहाँ पर कैसे आए, क्यों आए। और तब मैं उन्हें बताता हूँ अपने YouTube चैनल के बारे में, अपनी 30 डेज इन यूपी ट्रिप के बारे में, जिसमें मैं 30 दिन के लिए अपने प्यारे उत्तर प्रदेश को देखने और समझने के लिए निकला हूँ। और ये सब सुन के वो मेरे से बोलते हैं शाबाश, बहुत अच्छे। मेरा भी छोटे पर कुछ ऐसा ही सपना था। मेरा भी बहुत ही ज्यादा घूमने का मन हुआ करता था, लेकिन कभी घूम ही नहीं पाया। और उसके बाद जब से जॉब लग गई तब से तो कहीं निकल ही नहीं पाया। वो तो कहो 3 साल पहले मेरा रिटायरमेंट हो गया है, उसी वजह से मैं अब थोड़ा बहुत टहल पाता हूँ, लेकिन अब मेरे शरीर में वो बात नहीं रही। अब मन तो बहुत होता है कि भारत का कोना कोना घूमूं, और पैसा भी है, लेकिन अब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं देता। ये जिंदगी ना बहुत ही छोटी है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। इसीलिए जितनी भी जिंदगी है उसको जी खोल कर जीना चाहिए। हल्का सा मुस्कुरा कर बाबा कहते हैं कि मुझे अच्छा लगा, तुम भी अपनी जिंदगी के साथ वही कर रहे हो, अपनी जिंदगी को जी खोल कर जी रहे हो। और ये सब सुनकर ना जाने क्यों मुझे अंदर से बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और इन बाबा से ऐसे ही बात करते करते फाइनली हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने नाव पकड़ी थी। बहुत धन्यवाद भैया स्नान कराने के लिए। तो संगम पे स्नान करने के बाद हम आ गए हैं बड़े हनुमान जी, और इनको ना लेटे हुए हनुमान जी भी कहा जाता है। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि संगम में स्नान करने का आपको पूरा पुण्य तभी मिलेगा जब आप लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करते हैं। और इस मंदिर के अंदर आपको हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो कि पूरे विश्व में और कहीं भी नहीं होते। और इसके पीछे की कहानी ये है, जब लंका से युद्ध करके हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को वापस लेके आ
रहे थे तो वो बहुत ही ज्यादा थक गए थे, तो वो इसी स्थान पर सीता मैया के कहने पे थोड़ी देर के लिए लेटते हैं विश्राम करने के लिए। तो इसी वजह से इस मंदिर में हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा के दर्शन किए जाते हैं। संगम स्नान करने के बाद या अगर आप इधर आए हैं ना तो जाके जरूर दर्शन करिएगा, बिकॉज पूरे इंडिया में कहीं पर भी आपको ऐसे लेटे हुए हनुमान जी नहीं दिखेंगे। और जैसे ही आप गेट से निकल आएंगे यहाँ पे जो है देखिए लस्सी भी बनी रखी है, पूड़ी उड़ी सब्जी की भी व्यवस्था है, तो यहीं पे पूड़ी सब्जी खाते हैं यार, भूख बहुत जोरों की लगी है। अब सुबह सुबह यहाँ पे गर्मा गर्म पूड़ी सब्जी बनते हुए देख मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और मंगा लेता हूँ एक पूड़ी सब्जी की प्लेट। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, बिकॉज यहाँ की पूड़ी सब्जी इतनी ज्यादा बेकार थी, मतलब उसका कोई स्वाद ही नहीं था, बस कड़वी ही कड़वी सब्जी थी। इसलिए भाई यहाँ आकर कभी भी इस शॉप से तो कुछ भी मत खाना, बहुत ही ज्यादा बेकार खाना है यार यहाँ का। तो संगम में गंगा मैया के स्नान करने के बाद और बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं श्री आलोपी शक्तिपीठ मंदिर। अब इस जगह की कहानी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, जब माता सती ने अपने देह में आग लगा दी थी, उसके बाद जब महादेव उन्हें पूरे ब्रह्मांड में लेके उड़ रहे थे, तब माता सती के अंग कई जगह गिरे थे, तो उनको ना शक्तिपीठ कहा जाता है। एंड माता रानी का एक अंग इस जगह पे गिरा था और जैसे ही माता रानी का अंग यहाँ पे गिरा वो गायब हो गया, तो इसी वजह से इस जगह का नाम आलोप शंकरी शक्तिपीठ बना। आलोप का मतलब होता है कोई चीज गायब हो जाना, और यहाँ पे ना माता रानी के मतलब किसी चीज के दर्शन नहीं होते, ना ही किसी प्रतिमा के दर्शन होते हैं, ना ही किसी अंग के दर्शन होते हैं। यहाँ पे ना एक झूले टाइप का कुछ बना हुआ है, उसके दर्शन होते हैं। चलिए अंदर चलते हैं, हम भी दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। तो मेरे जस्ट पीछे है मुख्य मंदिर, जहाँ पे हमें माता रानी के दर्शन होंगे। बाकी कैमरा तो अंदर अलाउ है नहीं, बट जो भी सोशल मीडिया पे माता रानी की फोटोज अवेलेबल हैं, मैं आपको उनके माध्यम से दर्शन करा देता हूँ। अब देखो भाई, वैसे तो अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, लेकिन माता रानी की दया कृपा से मैं अंदर थोड़ा बहुत कुछ शूट कर लेता हूँ। तो चलिए आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। जी, ये जो आप सामने एक झूला सा टंगा देख रहे हैं ना, जिसमें साड़ी लिपटी हुई है, यही है आलोप शंकरी देवी। ये विश्व का पहला ऐसा माता रानी का मंदिर है जहाँ पर कोई भी माता रानी की प्रतिमा नहीं है, कोई भी तस्वीर नहीं है, बस यहाँ पे माता रानी का स्वरूप इस झूले को माना जाता है। और इस झूले के नीचे एक छोटा सा कुंड भी है, जिसका जल यहाँ पे आए हुए श्रद्धालु को प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। तो भैया चलो सभी लोग एक बार प्रेम से जय माता दी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। तो भैया जी फाइनली हमने माता रानी के दर्शन कर लिए, एंड आप लोगों ने भी कर लिए होंगे। थोड़ा सा टाइम था तो मैंने आप लोगों को भी दर्शन करवा दिया अंदर ही। बाकी इतने अच्छे टाइम पे आए थे ना, देखो टाइम होने जा रहा है 9:50 और मंदिर 10 बजे तक ही खुलता है। मंदिर बस बंद होने जा रहा है। माता रानी की कृपा से दर्शन हो गए। तो आप लोग भी सुबह आइएगा तो ये वही 4 बजे से खुल जाता है 10 बजे तक, और उसके बाद दोपहर में शायद ये 2-3 बजे खुलता है, 3 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक खुला रहता है। आलोपी देवी के दर्शन करने के बाद मैं आ जाता हूँ प्रयागराज की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह, जो की है आनंद भवन। भारत में नेहरू परिवार की लेगेसी है ये आनंद भवन। इस भवन का निर्माण 1930 में मोतीलाल नेहरू जी ने कराया था, पर फिलहाल तो उनका ये निजी निवास अब एक म्यूजियम बन चुका है, क्योंकि आजादी के बाद इंदिरा गांधी जी ने अपने इस भवन को भारत सरकार को दान में दे दिया था, जिसके बाद अब हम आम लोग इस म्यूजियम के अंदर टिकट लेके जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी कि भवन के जस्ट किनारे एक स्थान है, यहाँ पर ना जवाहरलाल नेहरू जी की अस्थियां रखी गई थी संगम में विसर्जित करने से पहले। अब इसको जो है पूरा घेरा बना रखा है, अंदर तक तो नहीं जा सकते, लेकिन हाँ यहाँ पे यही लिखा हुआ है नेहरू जी की अस्थियां यहीं पे रखी गई थी। और यहाँ पे देखिए ये एक तुलसी माता का पेड़ भी लगा हुआ है। आज भी इस म्यूजियम के अंदर हर एक चीज वैसे ही रखी हुई है जैसे तब के टाइम में नेहरू परिवार इस्तेमाल किया करता था। और अगर आप पुरानी और एंटीक चीजें देखने के शौकीन हैं तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि इस जगह पे बहुत ही पुराने और बहुत ही ज़्यादा एंटीक आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, जो कि नेहरू परिवार तब के समय में यूज़ किया करता था।
आनंद भवन के पीछे एक छोटा सा म्यूजियम और बना हुआ है और यहाँ पर आपको नेहरू परिवार के बारे में छोटी से छोटी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि यही देख लीजिए, पूरा नेहरू परिवार का एक पेडिग्री चार्ट बना हुआ है। इसीलिए अगर आप नेहरू परिवार और कांग्रेस को अच्छे से जानना चाहते हैं तो ये जगह बहुत ही अच्छी है आपके लिए। आनंद भवन को घूम लें, तब आप इसके पीछे बने स्वराज भवन में आइएगा। इसके पीछे जो स्वराज भवन है ना, वो इंदिरा गांधी जी का जन्म स्थल है, यानी कि उनका जन्म यहीं हुआ था। और स्वराज भवन घूमने के लिए आपको कोई अलग से टिकट की जरूरत नहीं होती है। जो आनंद भवन की टिकट होती है उसी से आप स्वराज भवन भी घूम सकते हैं। और इस भवन के अंदर आपको इंदिरा गांधी के बारे में जानने को मिलेगा, वो भी बहुत ही ज्यादा गहराई से। उनकी बचपन की फोटोज से लेके उनके हनीमून तक की फोटोज तक आपको इस म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेंगी। तो आनंद भवन और स्वराज भवन को घूमने के बाद मैं आ गया हूँ प्रयागराज के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में। ये वही पार्क है जहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते लड़ते शहीद हुए थे। तब के टाइम में इस पार्क को एल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इस पार्क का नाम बदल के चंद्रशेखर आजाद पार्क रख दिया गया है। और इस पार्क के अंदर जाने के लिए आपको 5 रुपए की टिकट लेनी होती है। एंड ये पार्क ना सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा पार्क है, इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सजेशन देना चाहूंगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वो स्पॉट देखना है जहां पे चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे, तो आप गेट नंबर 6 से आइएगा। यहां से वो स्पॉट बिल्कुल सामने ही पड़ता है। जिस स्थान पे चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे, उस स्थान पर उनकी बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। और उनकी प्रतिमा के ठीक पीछे वो पेड़ है जहां पर अंग्रेजों से लड़ते लड़ते जब उनकी बंदूक में आखिरी गोली बजती है तो वो उस आखिरी गोली से अपनी खुद की जान ले लेते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनको कोई भी अंग्रेज जिंदा पकड़ सके। शत शत नमन है भारत माता के ऐसे वीर पुत्र को जिसने अपने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। भैया जी, वैसे तो प्रयागराज में बहुत ही जगहें घूमने के लिए है, लेकिन एक जगह जो ज़्यादातर लोग मिस कर देते हैं वो है प्रयागराज का इस्कॉन टेम्पल। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैं आज से पहले कभी भी किसी शहर के इस्कॉन मंदिर में नहीं गया हूँ। आज मैं अपनी लाइफ में पहली बार किसी इस्कॉन मंदिर के अंदर जा रहा हूँ। आज से पहले बस मैंने इस्कॉन मंदिर को वीडियोज में ही देखा था, लेकिन आज जब यहाँ के इस्कॉन मंदिर में मैं राधा और कृष्ण जी के दर्शन करता हूँ तो ना जाने मुझे क्या हो जाता है। मेरा मन इतना ज्यादा शांत आज से पहले कभी किसी मंदिर में नहीं हुआ जितना इस मंदिर में होता है। और भगवान की दया से मैं यहाँ पर तभी पहुँचता हूँ जब यहाँ पे आरती की तैयारी चल रही होती है। और कुछ ही देर में यहाँ की बहुत ही ज़्यादा भव्य आरती होती है जिसको मैं पूरा देखता हूँ। एंड मैं भी आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप यहाँ के इस्कॉन की शाम की आरती ज़रूर देखिएगा। सच में आपको यहाँ पर आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। भैया अंदर इस्कॉन में मंदिर में दर्शन करें और उसके बाद पीछे आ गए हैं गौशाला में, जो कि मंदिर के जस्ट पीछे। एंड बहुत ही प्यारी प्यारी कई सारी गायें हैं। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद पीछे हमारी गौ माताओं से भी मिलिएगा, बहुत ही प्यारी हैं यार लिटरली। और इनके लिए कुछ लेके आइएगा खाने के लिए। मैं तो भाई ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं रहा, तो पहले से लेके आना है इनके लिए। तो ये थी प्रयागराज की बेहद ही प्रसिद्ध जगहें जिनको आप अपनी एक दिन की प्रयागराज की यात्रा में घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रयागराज बहुत ही अच्छे से घूमना है तो आपको करीबन 1 हफ्ता लग जाएगा, क्योंकि प्रयागराज में बहुत ही खूबसूरत जगहें हैं। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी 30 डेज इन यूपी सीरीज में मैं आप सभी को अपने उत्तर प्रदेश की ऐसी ही खूबसूरत तथा ऐतिहासिक जगहों के बारे में दिखाऊं और बताऊं। फिलहाल अपने इस चौथे एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे हम आपसे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि होगा अयोध्या का एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दें, एक छोटा सा नीचे कमेंट छोड़ दें और साथ में अपने फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।